जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के जितनी हिंदी के हैं ना, आपको किताब का पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। सारा प्रीवियस ईयर आएगा, ठीक ना। एक ही वीडियो में पूरा आपका जितना किताब वाला है ना, इधर गद्य खंड वाला, वो सारा हम ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। देखिएगा, बोला भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या चीज़ है? तो कौन सा हो जाएगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, हम झप चलते हैं, ठीक है। बोला आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? क्यों माना था? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा का संपादित अंश है? किस भाषा का संपादित अंश है? बोलिए कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ठीक है। किनका है? बाबा साहब, यानी बाबा साहब का है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या चीज़ है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। क्या चीज़ हो जाएगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हो आप कितना जाति प्रथा होता रहता है गांव घर में जो। अगला बोला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे उन्हीं दिया। बोला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? आप पूछ रहा है कब हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो कहाँ तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आप जानते हैं कि कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। लेकिन आप क्या चीज़ बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, बोला श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला बोला कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। किसने? बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला बोला कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा था? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें? भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला बोला कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या चीज़ है? तो भारत में जाति का मुख्य कारण कौन सी हो जाएगा? तो सब उद्योग धंधों की कमी, उद्योग धंधों की कमी। देखते हैं उद्योग धंधे कुछ पैसा वैसा कमाए होता है, गांव घर में कितनी लड़ाई हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? सी। बोला जाति प्रथा स्वाभित विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। मतलब जाति प्रथा है ना, जो स्वाभाविक रूप से विभाजन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? तो किस कारण हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित होने के नहीं कारण जाति प्रथा विभाजन का कारण नहीं है, ठीक ना। अगला बोला भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा था? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बच्चा जानता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं भारतीय संविधान के निर्माता, ठीक है। अगला बोला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में अति पिछड़ा जाति में हुआ था। अगला बोला भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वो बुद्ध भगवान थे। कौन थे? बुद्ध भगवान। इनका कहाँ हुआ था? बुद्ध भगवान, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो इनमें सभी हो जाएगा, ये सभी से थे। भीमराव अम्बेडकर चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक है। किसके थे? इन सभी के थे। इन सभी के मतलब विचारों को लेकर इन्होंने संविधान को बहुत अच्छी तरह से निर्माण किया था, ठीक है। अगला बोला हु और शूद्राज किसकी रचना है? हु और शूद्राज किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए? किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा के नरेश के कहने पर, ठीक है। इन्हीं के सहयोग से न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ? तो अमेरिका देश में, ठीक है। अगला देखिए, बोला द अनटचेबल किसकी रचना? द अनटचेबल मतलब अनटचेबल किसकी रचना? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता? तो भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहब के पुकारा जाता, ठीक है। अगला बोला द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। अगला बोला भारतीय संविधान का निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? मतलब जो भारतीय संविधान में है ना, जो भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो आपका भीमराव अम्बेडकर जी की थी। किसके? भीमराव। अगला है 20 के दांत सब। चलिए करते हैं जो मेन है ना, वो क्वेश्चन को हम सारा करा देते हैं आपको, ठीक ना। देखिएगा, बोला किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो किसके अनुसार बदल दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर खोखा के अनुसार हुआ था। खोखा एक बहुत घमंडी था, नहीं पढ़े होंगे, यानी खोखा के अनुसार। अगला बोला ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने कही है बताइए? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब, ठीक है। अगला बोला
नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब होता है? 1916 ईस्वी में होता, ठीक है। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक ना। अगला बोला खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत किसने तोड़ दिया था? तो मदन ने तोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, मतलब जो 20 का दांत है ना वो कविता है, कहानी है, किसी व्यक्ति का चरित्र के बारे में लिखा गया या निबंध है, वो पूछा है। तो क्या चीज़ है? तो आपका कहानी है। 20 के दांत पढ़े हुए कहानी है, क्यों जो है कहानी। अगला बोला सेन साहब की कार की कीमत थी, मतलब सेन साहब को जो थे ना उसको कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 थी। कितना? 7,500। अगला बोला सेन साहब की आँखों का तारा, सेन साहब की आँखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आँखों की तारा कौन था? खोखा था। खोखा जो घमंडियल था वो वहीं था, सेन साहब की आँखों का तारा, ठीक ना। अगला बोला कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो कौन हो जाएगा? तो खोखा से। किसके से? खोखा से, क्योंकि बहुत खतरनाक लगा था, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे? खोखा से हो सकता है। अगला बोला 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला बोला सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, औरती पांचों किसकी बहनें थी? मतलब सीमा, रजनी और कौन? ओलो किसकी थी? खोखा की बहन थी। किनकी? खोखा की थी। किसकी थी? खोखा की। अगला बोला मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मतलब मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का था। किसका? सेन साहब की, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला बोला नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? 20 की दांत। कौन सी? 20 की दांत है। अगला बोला मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? जो मदन था ना उसको क्या चीज़ खाने के लिए मामूली बात थी? तो वो मार जहाँ जाता था हुआ बेचारा मार एकदम पटका कर आता था। वो कौन थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बेचारे मदन, क्योंकि बहुत मतलब गरीब परिवार से, इसलिए उसको मार खाना बेचारा का मामूली बात था। अगला बोला सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? मतलब सेन साहब की जो पांचों लड़की थी वो कैसा थी? तो सुशील थी, मतलब सुशील बहुत अच्छी थी। वो कौन? सुशील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला बोला 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? कि 20 के दांत है ना जो किस पाठ के कहानी मतलब जो संग्रह किया गया ना उससे लिया गया। तो किससे ली गई बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत अन्य कहानियाँ, 20 के दांत और अन्य कहानियाँ से ली गई, ठीक ना। अगला देखिएगा। बोला कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या चीज़ था? जो लेखक है ना 20 के दांत, उनके माता का नाम क्या चीज़ है? तो क्या चीज़ हो जाएगा? क्या चीज़ थी? रत्नावली शर्मा थी। कुछ रत्नावली शर्मा, ठीक है, रत्नावली शर्मा। अगला बोला मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मदन आपका गिरधर का बेटा था। किसका? गिरधर का। अगला बोल रहा कि वाकिफ शब्द का अर्थ होता है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या चीज़ होता है? तो परिचित होता है। क्या चीज़? परिचित, मतलब किसी से हम लोग परिचित नहीं हो रहा, वहीं दिया बोल रहा। अगला बोल रहा सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो 5 लड़कियाँ थी। कितनी लड़कियाँ थी? 5 लड़कियाँ थी। अगला है भारत से हम क्या सीखे? बोल रहा दौरिक नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? जो दौरी से नामक सोने से भारे घड़ा किसको मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। किसके? वॉरेन हेस्टिंग को। अगला बोला किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन से नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। किसकी? नीति कथा से। अगला बोला मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। किसकी? संस्कृत विद्या की प्रारंभ किया। वो 18 बरस में। कितनी? 18 बरस में मैक्स मूलर जी ने करना शुरू किया, ठीक है। अगला बोला स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर को कहा। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते होंगे ना, जो वेदों के लौट इन्हीं का कथन था, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते, मतलब ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला बोल रहा है भारत से हम क्या सीखें? यह क्या चीज़ है? मतलब भारत से हम क्या चीज़ सीखें, वो क्या चीज़ है? तो वो आपका भाषण है। क्या चीज़ है? भाषण, मतलब जो स्टेज पर खड़ा होकर देता है ना, वहीं भाषण दिया बोल रहा है। अगला बोल रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा? तो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला बोला
मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूत है ना वो जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने? मैक्स मुलर हो जाएगा। अगला बोल रहा है प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या चीज़? तो एक महान क्या चीज़ थे? प्लेटो और कांट एक महान क्या चीज़ थे? दार्शनिक थे। दार्शनिक, ठीक है, माने फिलोसफर वही थे। प्लेटो और कांट एक महान फिलोसफर थे। अगला बोल रहा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? जो हितोपदेश है ना उसको जर्मन भाषा में, जर्मनी का भाषा वही दिया पूरा, जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर जी ने किए थे। किसने? मैक्स मुलर जी ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। अगला बोल रहा नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे? मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। अगला बोल रहा किस गवर्नर जनरल के समय 172 दौरिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? मतलब किस गवर्नर जनरल के समय था ना जो 172 दौरिश नामक सोने का घड़ा मिला था? तो किस गवर्नर के समय मिला था? तो आपको वॉरेन हेस्टिंग के समय। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के समय मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। कब? 1823 ईस्वी में। अगला बोल रहा कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? सर विलियम जोन्स थे ना जो समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो कब पहुँचे थे? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। ठीक है, कितने में? 1783 ईस्वी में। अगला बोल रहा कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए? किस पुस्तक में जर्मन भाषा में अनुवाद किए? तो आपका हो जाएगा मेघदूत। किस पुस्तक की? मेघदूत की पुस्तक। और ये मालविका अग्निमित्र है ना जो भी है कालिदास की रचना, ठीक ना, इसको याद, ये भी कालिदास की रचना है। इसमें बहुत अच्छा कहानी है, ये भी बोल रहा। और तो क्या चीज़ किस भाषा में? जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। तो मेघदूत को जर्मन भाषा में मैक्स मुलर जी ने अनुवाद किया। ठीक है, अगला बोल रहा यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। मतलब यूनान व रोम ये दोनों क्या चाहिए? देश है। उसी दिया बोल रहा है कि यूनान तथा रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या चाहिए? संस्कृति, भाषा और साहित्य। संस्कृति, भाषा और साहित्य, इस सब के सामने यूनान व रोम दोष क्या चीज़ है? ठीक है, वहीं दिया बोल रहा। देखिएगा, अगला बोल रहा है हार्कस क्या थे? हार्कस था ना जो वो क्या चीज़ था? तो हार्कस क्या चीज़ था? वनस्पति वैज्ञानिक था। कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला बोल रहा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मतलब जो आजकल के है ना नगर, वो किस कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो आपका डेसाऊ में हुआ। कहाँ? डेसाऊ में। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में। अगला बोल रहा है भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला बोल रहा वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं दिया बोल रहा है कि कहाँ मिला था? किसको मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। अभी पीछे देखे थे, वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। अगला बोल रहा प्रत्न मानव का अर्थ क्या चीज़ होता है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या चीज़ होता है? तो आपका प्राचीन मानव। प्राचीन मतलब जो पीछे की ओर हो रहा है, उसी दिया बोल रहा कितने बरस की उम्र में लिपिजी विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने सांस्कृतिक का अध्ययन आरंभ कर दिया। मतलब संस्कृति भाषा का अध्ययन आरंभ कर दिए। तो 18 बरस की उम्र में उन्होंने कर दिया था। ठीक है, कितने उम्र में? 18 बरस की उम्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसका बोला लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मतलब जीवंत प्रतीक है। तो आपका पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। ठीक है, पाशवी वृत्ति के प्रतीक। अगला बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। ये नाखून क्यों बढ़ते, इन्हीं का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला बोला सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? मतलब सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ क्या चीज़ कहते हैं हम लोग? किसे कहते हैं? तो आपका अनजान स्मृतियों को कहते हैं, जिसको हम जानते ही नहीं उसी को बोल रहे हैं, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अगला बोल रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते। मतलब जितना होता है ना पुराना वो गुड नहीं होते। गुड नहीं होते। सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? कालिदास की है। किनकी है? कालिदास की। कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किनकी है? तो आपका किनकी है? कालिदास की। किनकी है? कालिदास की।
नाखून लालित निबंध है, मतलब ललित निबंध क्या चीज़ है, तो वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध ये चीज़, ये सब ललित निबंध नहीं है, ठीक है। अगला बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या चीज़ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 में, अभी पढ़े थे, ठीक है। अगला बोला नाखून प्रतीक है, तो आपका किसकी प्रतीक है, तो पार्श्विक वृत्ति की प्रतीक है। किसकी, पार्श्विक वृत्ति की, मतलब अनजान है। पार्श्विक वृत्ति मतलब पीछे हम लोग देखे थे, आज अनजान स्मृति है जिसको हम जानते भी नहीं, उसी दे बोल रहा है कि नाखून का प्रतीक है पार्श्विक वृत्ति का। अगला बोल रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से इंद्र भगवान का ब्रज बना था। क्या चीज़ बना था, इंद्र भगवान का ब्रज बना था दधीची की हड्डी से, ठीक है। अगला बोल रहा कि द्विवेदी जी से, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक लड़की ने पूछी थी। किसने, लड़की ने, आप पढ़े होंगे। अगला बोला किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, मतलब बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, तो किस देश की रखना पसंद करते हैं, तो आपको गौड़ देश की। किस देश की, गौड़ देश की। अगला बोला पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस शीर्षक पाठ से, ठीक है। अगला बोला कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, मतलब अनाम दास का पोथा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, तो किसे कहा, आपका नाखून को कहा। किसे, नाखून को कहे हैं, ठीक है। अगला बोला नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है, तो वो किसका है जानते हैं आप, किसका है, तो आपका मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। अभी हम लोग सहजात वृत्ति देखिएगा, मार दीजिएगा नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है, इसी से रिलेटिव है। बोला मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति से। अगला बोला आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला बोला कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया, तो किसने किया था, तो एक लड़की ने की थी। आप देखिए, अब आप सुन लीजिए, बड़ी लड़की, महिला लड़की, छोटी लड़की, ये तो हम लोग को पता है कि अगर देख लें तो कि नाखून प्रश्न किससे पूछे, लड़की ने पूछी थी। और आप पूछ रहा है ना कि किसने की थी, तो आपका छोटी लड़की ने पूछी थी, जो बहुत ये सब शरारती होती है, ये सब छोटी छोटी लड़की देखते होंगे, छोटी लड़की ने पूछी थी, ठीक है। ऐसे याद रख सकेंगे, छोटी लड़की ऐसे बहुत नटखट होती है, तो वहीं पूछी होगी। अगला बोला लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा, मतलब दयनीय मतलब नहीं समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, उसी लिए बोल रहा कि किसे कहा, तो अल्पज्ञ पिता को, ठीक है। अगला बोला कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, तो आपका पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ये देख लीजिए, बार बार इसको पूछना, पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, पार्श्विक वृत्ति का परिमाण है, ठीक है। अगला बोला काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या चीज़ है, मतलब जो काम सूत्र लिखे हैं वो रचयिता का नाम क्या चीज़ है, वो किनका है, तो आपका वात्स्यायन जी के, ठीक है। अगला बोला सिकथक का अर्थ क्या चीज़ होता है, सिकथक, किसकी, सिकथक का अर्थ क्या चीज़ होता है, सिकथक की अर्थ क्या चीज़ होती है, तो आपका औलता की होती है। किसकी, औलता, जो हम लोग घर में साटते हैं, उसी दिया बोल रहा है औलता की। अगला बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस रचना के कारण मिला था, तो आपका आलोक पर्व के कारण मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला बोल रहा, देखिएगा इसको, बहुत बड़ा है, बोल रहा है ना कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग, मतलब अनावश्यक अंग जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, सब अनावश्यक अंग में गिना जाता है, ठीक है। अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई। जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि जब हम लोग जब आदि मानव में थे तो हम लोग को पूँछ भी था जिस प्रकार से बंदर का, तो वही पूछ रहा कि अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है, तो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पंक्ति का पाठ है, ठीक है। अगला बोल रहा कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून। अगला नागरी लिपि, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो आपका 8वीं सदी से मिलने लगे। कब से, 8वीं सदी से। अगला बोला नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं,
मतलब जो नागरी लिपि है ना वो उसके आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है, तो हमको दक्षिण भारत से मिलती है। जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, महाराष्ट्र आ गया, उसी दिया बोल रहा है कि हमें नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से। अगला बोल रहा कि बेतमा दान पात्र किस समय का है, मतलब जो बेतमा दान पात्र किस समय का है, तो आपका 1020 ईस्वी का है। क्या 1020 ईस्वी का। अगला बोल रहा कि हिंदी के आदि कवि हैं, मतलब जो हिंदी के आदि कवि कौन है, कौन हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ये होगा चंद्रबरदई, ठीक है, चंद्रबरदई। अगला बोल रहा है सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की कृति दोहा कोश है। किसकी, दोहा कोश सरहपाद की कृति है। अगला बोल रहा है हिंदी लिखी जाती है, मतलब जो हिंदी लिखी हम लोग अभी तो हम लोग हिंदी में से सब लिखा है, तो वहीं बोल रहा है कि हिंदी लिखी जाती है तो आपका देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी उसी लिखी जाती है, ठीक है। अगला बोला नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो नागरी लिपि है ना वो पाठ के लेखक कौन है, तो आपका गुणांकर मूल है। कौन, गुणांकर मूल जी। अगला बोला इसी की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य के बारे में अभी आप कहाँ पढ़े होंगे, आप आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। बोला विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, मतलब जो 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों हैं ना, जैसे विजयनगर में कृष्णदेवराय ये सब होते हैं, आगे पे पढ़िएगा। अभी आप समझ खाली विजयनगर का नाम सुन लीजिए। विजयनगर शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, तो क्या चीज़ कहा, तो आपका नंदी नागरी कहा, क्या चीज़, नंदी नागरी कहे हैं, ठीक है। अगला बोला कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर तीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है, मतलब जो 12वीं केरल के शासकों है ना उसको तीर लेख से जैसे शब्द किस लिपि में है, तो आपका किस लिपि में बताइए, तो आपका देवनागरी लिपि में है। और हिंदी भी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखे हैं, पढ़े होंगे। बोला दोहा कोश किसकी रचना है, दोहा कोश मतलब दोहा कोश किनकी रचना है, तो आपका सरहपाद की रचना। किनकी है, सरहपाद की। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या चीज़ है, देवनागरी लिपि है। अभी ना पढ़ें कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला बोला निबंध के लेखक हैं, मतलब जो इनमें से है ना जो निबंध किन लेखक कौन हैं जो निबंध लिखे हैं, अभी फिलहाल इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो किस बोले, तो आपका पंत जी हैं। कौन जी हैं, पंत जी। कौन जी हैं, पंत जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सब बोलेगा तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। किसकी, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सगरों वहीं बोली जाती है, ठीक है। अगला बोला कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, तो रामायण की रचना किस भाषा में, संस्कृत में की गई है। किस भाषा में, संस्कृत में की गई है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। ये तो सिंपल सा कि संस्कृत भाषा में हुए। अगला बोला नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, मतलब नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, विद्या कौन है, तो आपका निबंध है। क्या चीज़ है, निबंध वह है, नागरी लिपि है जो क्या चीज़, निबंध है, चैप्टर लिखा हुआ है जो। अगला बोला सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, जो सूर्य नामक पुस्तक है ना वो किनकी रचना है, तो सूर्य नामक पुस्तक आपका गुणांकर मूले जी के हैं। किनके, गुणांकर मूले जी के हैं जो नागरी लिपि लिखे हैं। अगला बोला नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, नेवारी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है, तो आपका देवनागरी, और देवनागरी को ही हिंदी भाषा में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या चाहिए, देवनागरी, और नेवारी भाषा के भी देवनागरी, ठीक है। अगला बोला कि भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपका गुणांकर मूले जी हो जाएंगे, गुणांकर मूले जी हो जाएंगे, हाँ गुणांकर मूले जी। अगला है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में, देवनागरी, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी देवनागरी। अगला बोल रहा है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो किस लिपि में, जब विजयनगर के शासक आपको बताएं किस लिपि में है, तो आपका नंदनगरी लिपि में है। किस, नंदनगरी लिपि में है। अगला बोल रहा है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे, वो धार नगरी के रहने वाले थे। कहाँ, धार नगरी।
धौर नगरी के रहने वाले थे। क्या परमार शासक भोज कहाँ के? धौर नगरी के रहने वाले हैं। अगला बोला किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? रामसिया शब्द अंकित है। रामसिया तो किसने? तो आपका अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने। जो जानते हैं वो, हाँ, किसने चलाया था? तो रामसिया शब्द अंकित है। जो किसने चलाया था? बादशाह अकबर ने चलाया था, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे। उसी दिया बोल रहा कि रामसिया मतलब समझ, राम और सीता, उन्हीं का मतलब जो सिक्का था ना उस पर लिखा हुआ था रामसिया, राम और सीता किस अंकित था? किस शासक ने चलाया था? तो आपका अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला बोला चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या चीज़ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत मतलब अपना खुद का नाम क्या चीज़ है? तो क्या चीज़ हो जाएगा? तो आपका देव नाम था। किसका? देव नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये चंद्रगुप्त द्वितीय आप आगे आएगा तो पढ़ सकते हैं। ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासक था। कौन? गुप्त शासक। बहुत महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। अगला बोला कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जो कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान है ना, वो किनका मतलब अथी है? तो किनको? तो जैन धर्मों की है। किसकी? जैन धर्मों की। अगर आप आगे आइएगा ना तो पढ़िएगा कि श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ठीक ना। अब वहीं जाकर संलेखना के दौरान उन्होंने मृत्यु कर लिया था श्रवणबेलगोला में। बस आप इतना भी याद रखिए ना, आगे आएगा तो पढ़िएगा ना। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसकी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों की है। किसकी? जैन। जो महावीर स्वामी इन्हीं का था, जैन धर्म का, ठीक है। अगला बोला धौर नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धौर नगरी समझ रहे हैं ना। उसी तरह बोल रहा किसके लिए प्रसिद्ध था? परमार शासक भोज के लिए। किसके लिए? विद्यानुराग परमार शासक भोज। अगला बोला मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं की लिपि क्या चीज़ है? तो आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। और हिंदी भी बोलेगा तो देवनागरी हो जाएगा। क्या चीज़? देवनागरी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए बोला नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि पाठ शीर्षक कहाँ से ली गई है? तो आपका भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। भारतीय लिपि का जो कहानी है ना उसी से उठा कर ली गई है, ठीक ना। अगला बोला निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस भाषा? हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला बोला टकसाल शब्द का अर्थ होता है टकसाल। क्या जी? टकसाल शब्द का अर्थ क्या चीज़ होता है? तो जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्या जी? जहाँ सिक्के ढलते हैं उसे हम लोग टकसाल शब्द बोलते हैं। अब देखिए बहादुर से बोला बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? जो बहादुर था ना उस पर कितने रुपये का चोरी का? तो 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। अगला बोला बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? मतलब जो बहादुर था ना वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो आपका जानते हैं उस स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, मतलब जो खाना उसके घर में जो होता ना उसको व्यवहार में उनके परिवर्तन के कारण वो चले गया था, ठीक है। बोला लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसा चुराने का आरोप लगाया था, इसीलिए बहादुर चला गया था। अगला बोला बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो बहादुर था ना वो कहाँ का रहने वाला था? तो आपका नेपाल का रहने वाला था। कहाँ? नेपाल, हमारे पड़ोसी देश। बोल रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या चीज़ था? जो बहादुर था ना उसका पूरा नाम क्या चीज़ था? तो दिल बहादुर था। क्या चीज़? दिल बहादुर। अगला बोला कहानी है, तो वो बहादुर क्या चीज़? कहानी है, पढ़े होंगे। बोला बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मतलब बहादुर था ना वो अपने घर से जो नेपाल का रहने वाला था वो क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण, उसको माँ मारती थी इसलिए वो भाग गया था। कौन? बहादुर, ठीक है। अगला देखिए बोला बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से जो मारा था ना भैंस को, किस भैंस भागी भागी कहाँ चली गई थी? तो आपका नानी घर चली गई थी, उसके नानी के पास चली गई थी भैंस, ठीक है। अगला बोला अमरकांत लिखित कहानी का ठोस नाम है? मतलब जो अमरकांत जी द्वारा लिखित है ना वो कहानी वो क्या चीज़ है? तो आपका बहादुर, अमरकांत जी बहादुर को लिखे हैं, ठीक है। अगला बोला बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मतलब जो बहादुर का बाप था ना वो कहाँ मारे गए थे? तो आपका युद्ध में मारे गए थे। कौशल में? युद्ध में मारे गए थे। अगला बोला जिंदगी और जोंक किसकी रचना है?
तो जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है, और बहादुर भी अमरकांत जी की रचना है, ठीक ना। किन की रचना है? अमरकांत जी की, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोरा बहादुर को लेकर कौन आया था? जो बहादुर था ना उसको लेकर बहादुर को कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। कौन? लेखक का साला लेकर आया था, यानी अमरकांत जी के साला लेकर आए थे। अगला बोला बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला थी ना, वो कौन थी? तो निर्मला आपकी लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की अमरकांत जी की पत्नी थी, ठीक ना। अगला बोला कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? जो लेखक थे ना वो अमरकांत जी, वो हाई स्कूल का शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो हाई स्कूल का शिक्षा बलिया से प्राप्त किए, उत्तर प्रदेश में है ये बलिया, वहीं से प्राप्त किए थे। ये छपरा के जस्ट बगले में है। अगला बोला बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से भाग कर आया था। देख लीजिएगा कहाँ से, नेपाल से भाग गया था, नेपाल इसको घर था। अगला बोला बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? जो बहादुर किशोर था ना वो कौन था? तो किशोर आपका लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था। अगला बोला कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी की रचना कौन है? अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी। अगला बोला लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के जो थे ना वो शायद रविवार को, किस दिन? रविवार को वो आए थे। लेखक के रिश्तेदार रविवार को आए थे, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला लेखक कितने वर्ष का था? जो बहादुर जी पूछ रहे, सॉरी। बोला बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर वो कितने वर्ष का था? तो वो 12-13 वर्ष का था, लगभग 12-13 वर्ष का था। अगला बोला बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो जो बहादुर शीर्षक पाठ है ना वो किसकी कहानी है? तो वह नेपाली गवई गोरखे का था। गवई गोरखे को रेजिमेंट भी चलता है, आप जानते होंगे। वही बोला नेपाली गवई गोरखे की, नेपाली गवई गोरखे का था, ठीक है। रुक जाए थोड़ा सा, देखिए। बोला बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या चीज था? बहादुर शीर्षक पाठ में जो लेखक के बड़े लड़के था ना, लेखक जी के बेटा था ना, उसको बड़े बेटा का नाम क्या चीज था? तो उनका बड़े बेटा का नाम किशोर था। क्या चीज? किशोर था। अगला बोला निर्मला कौन थी? जो निर्मला थी ना वो कौन थी? तो आपका लेखक की पत्नी थी, निर्मला लेखक की पत्नी थी। अगला बोला सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा हुआ पत्ता किस लेखक की रचना? तो अमरकांत जी की है। किनका? अमरकांत जी की। अगला बोला सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? सशक्त अमरकांत जी बताइए तो किनका लेखक है? अभी आप पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप बताइएगा, ठीक है। आपको इच्छा होगा तो बता दीजिएगा कि अमरकांत जी का, ठीक है। तो हमसे पूछा कथाकार अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1925। अगला परंपरा का मूल्यांकन से, ठीक है। बोला जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो आपका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, ठीक है। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। अगला बोला साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? मतलब जो साहित्य की परंपरा है ना, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में मतलब संभव है? तो आपका किस व्यवस्था में संभव है? तो आपका समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला बोला साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है। साहित्य के निर्माण में जो प्रतिभाशाली मनुष्य होते हैं ना उसकी भूमिका क्या चीज़ होती है? तो उसका भूमिका निर्णायक होती है। क्या चीज़ होती है? निर्णायक। अगला बोला जारशाही में थी कौन थी? बताइए जारशाही में कौन थी? तो आपका सोवियत संघ, रूस थी। कौन? रसिया, रूस थी। अगला बोला रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में। अगला बोला परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ऑप्शन सुनिएगा। बोला जो लकीर से फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो बताइए, आप ऑप्शन से सोच कर बता सकते हैं किसके लिए है। तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे ना, उसी को परंपरा का ज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, बोला निराला की साहित्य साधना के रचना है। जो निराला के साहित्य है ना, उसकी साधना की रचना कौन है? तो आपका रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा जी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोल रहा कि लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था? जो लेखक थे ना रामविलास शर्मा, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। तो उन्हें दिया पूछ रहा, उन शर्मा के गाँव का नाम क्या था? तो रामविलास शर्मा जी के गाँव का नाम क्या चीज़ था? ऊंच गाँव सानी। कौन सा? ऊंच गाँव सानी था। बोल रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भाग्यवाद नहीं है। जो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध के पंक्ति है? तो आपका परंपरा का मूल्यांकन का पंक्ति है। ठीक है। अगला बोला परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, वो क्या चीज़ है? निबंध है, स्मरण है, व्यंग है। व्यंग मतलब किसी पर टीका टिप्पणी किया गया, उसी दिया बोल रहा। तो क्या चीज़ है? वो निबंध है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। अगला बोला परंपरा का मूल्यांकन है, देखिए फिर पूछ दिया, यानी निबंध है। ठीक है, ये दोनों एक ही बार। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य का विद्या है, निबंध है, और परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रहे हैं। तो आपका 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा जी। अगला बोला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला समाजवादी विकास क्रम में सामंती सभ्यता, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो आपका पूंजीवादी सभ्यता को। कौन सा? पूंजीवादी सभ्यता को। बोल रहा है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो दोनों का द्वंद्वात्मक है, मतलब दोनों के पूरक है, द्वंद्वात्मक है। ठीक है। अगला बोल रहा है जारशाही रूप से शोभित समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो कौन है? तो आपका तोल्स्टॉय है। कौन है? तोल्स्टॉय जी। ठीक है। अगला बोल रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो आपका रामविलास शर्मा जी के हैं, और परंपरा का मूल्यांकन भी रामविलास शर्मा जी के हैं। अगला बोला निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन हो जाएगा? बोलिए। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है। अगला बोल रहा है एथेंस किस महादेश में है? एथेंस तो वो ग्रीस यानी यूरोप में हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रीस की राजधानी ही एथेंस है। ठीक ना, तो वो यूरोप में पड़ता है। ठीक ना, 19 का डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो क्या चीज़ है? बोल रहा धन साहित्य ऐश्वर्य और अपव्यय। ऐश्वर्य मतलब समझ रहे हैं ना, शौक धन दौलत, उसी बोल रहा है। तो आपका साहित्य है, जीवन का संबंध किससे? साहित्य से है। किससे? साहित्य से। अगला बोला लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका निराला की साहित्य साधना। किसकी? निराला की साहित्य साधना के कारण मिला था। ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या चीज़ होता है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या चीज़ होता है? तो आपका पर्याप्त होता है, मतलब पर्याप्त। कोई चीज़ नहीं बोलते कि पर्याप्त है, इतना काम में कर लेंगे। अगला बोला लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर, एगो लैटिन के कवि थे वर्जिल, पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, अंग्रेज कवि टेनिस ने। किसने? अंग्रेज कवि टेनिस ने लिखा था। ठीक है ना। अगला बोला टेनिस किस भाषा के कवि थे? टेनिस किस भाषा के कवि थे? बताइए। तो किस भाषा के थे टेनिस आपका किस भाषा के थे? तो आपका अंग्रेजी भाषा के थे। अभी तो देखें कि लैटिन वर्जिल पर किसने एक बड़ी
अच्छी कविता लिखी थी। तो अंग्रेज कवि टेनिस थे, तो फिर बोल दिया, वही घुला के बतिया को पूछ दिया कि टेनिस किस भाषा के कवि हैं, तो आपका अंग्रेज ही हो जाएगा। किस भाषा के? अंग्रेज ही। अगला बोला परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। और क्या कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, 25 के ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र भी असीमिता होती। यह शीर्षक किस पाठ में है पंक्तित है? तो आपका परंपरा का मूल्यांकन में है। किसमें? परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। वो राजा पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? जब पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक पुरस्कार मिला ना, तो उनकी उम्र कब कितनी थी? तो 27 बरस के वो थे। कितनी? समझ जाए, 27 बरस में वो अकादमी अवार्ड मिल गया उनको। कितनी? 27 बरस के थे, ठीक है। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? मतलब जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं ना, वो किस पीढ़ी के थी मतलब है? तो आपका किस पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? जो पंडित बिरजू महाराज का है ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 4 फरवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। कि 4 फरवरी 1935 ईस्वी को। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज किस साल, मतलब डॉट दिया है, साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, मतलब उनके पिताजी गुजर गए। वहीं पूछ रहा है कितने बरस में थे तब उनके पिताजी गुजर गए? तो आपका वो 9.5 बरस के थे तभी उनके पिताजी चले गए, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ पाठ विद्या है। मतलब जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ पाठ क्या चीज़ है? तो आपका साक्षात्कार है। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। जो पंडित बिरजू महाराज है ना, उनका क्या चीज़ से संबंध है? तो पंडित बिरजू महाराज की कथक नृत्य से है। जो कथा नृत्य, जो नृत्य लोग करते हैं ना, उन्हीं से संबंध है पंडित बिरजू महाराज की। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? मतलब किसको शागिर्द, खुद को शागिर्द मानते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज किसको मानते हैं? तो अपनी माँ को शागिर्द मानते हैं, ठीक है। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो उनका ख्याति किस रूप में? नरकत के रूप में है। किसके? नरकत के रूप में। अगला बोला बिरजू महाराज किस शैली के नरकत हैं? मतलब वो तो नरकत हैं ही, आप बताइए उनको किस शैली के वो नरकत हैं? तो किस शैली के नरकत हैं? तो आपका कथक हैं। किस? कथक हैं, कथक। अगला बोला बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या चीज था? तो बिरजू महाराज के उनके चाचा का नाम शंभू महाराज था, ठीक है। अगला बोला हल कौरे का अर्थ होता है। हल कौरे का अर्थ क्या चीज होता है? तो हल कौरे का अर्थ गायक होता है, ठीक है। बोला शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? तो चाचा थे। अभी ना पीछे पढ़े कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अगला बोला कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो किस घराने के? लखनऊ घराने के थे। अगला बोला बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का क्या चीज़ संबंध है? तबला वादक, बांसुरी वादक, संतूरी वादन। तो किस वादन से है? तो वादन से तो वो है ना है, तो क्या चीज़ हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बिरजू महाराज तो नृत्य से हैं। क्या चीज़ से? नृत्य से हैं। तो ये तो गलत बोल रहा इस सब है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला बोल रहा बिरजू महाराज को तालीम किससे मिलती है? मतलब बिरजू महाराज को तालीम किससे मिलती है? तो बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी से मिलती है। किसे? बाबूजी से। अगला बोला जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोरा नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या चीज था? जो उनके परिवार में एक थे, तो उनका क्या चीज नाम था? हरिलाल था। क्या चीज? हरिलाल। अगला बोला जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? जब दिल्ली में हो रहा था ना मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम में दंगे, तो वो कहाँ चले गए थे? तो वो चले आए थे आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी ही लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ में चले आए थे नवाब साहब, यानी लखनऊ में, ठीक है। अगला बोला बिरजू महाराज का साक्षात्कार किससे मिला? मतलब बिरजू महाराज को साक्षात्कार किससे मिला था? बिरजू महाराज जी को तो उनको मिला था रसीम वाजपेयी जी से। अगला हुआ रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक नींव में कौन थे? रंग कर्म की पत्रिका नटरंग कौन थी बताइए?
कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी रसीम वाजपेयी जी थे। कौन? रसीम वाजपेयी जी, यानी बिरजू महाराज के गुरु जी थे रसीम वाजपेयी, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज जी कानपुर में कितने साल रहे थे? तो आपका 2.5 साल, मैंने 2.5 साल रहे थे, ठीक ना। अगला बोला बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मतलब बिरजू महाराज जी का जन्म कब किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज जी का जन्म जफरीन अस्पताल में हुआ था। किसमें? जफरीन अस्पताल में। अगला बोला हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम नामक स्कूल किसका था? हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल का नाम किसका स्कूल था? बताइए किनका स्कूल था? तो आपका निर्मला जी का था। किनका? निर्मला जी का। अगला बोल रहा कि देखिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, आपको पूरा दिखा देते हैं। अगला बोल रहा ना कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितना बरस थे उनकी पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? तो 18 साल के थे, ठीक है, 18 साल के थे। अगला बोला पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? गंडा किससे बंधवाया था? तो वो किनसे बनवाए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, किनसे? बाबूजी से, ठीक ना। अगला देखिएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो सबसे बड़ा जज वो अपनी किसको मानते थे? बताइए। तो अपनी माँ जी को मानते थे। किसे? अम्मा को, ठीक ना। अगला देखिए, सौफा क्या है? सौफा है ना, जो वो सौफा क्या चीज़ है? तो सौफ लंबा वस्त्र जिसे नरकत कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सौफा। अब देखते होंगे ना, जब जो नरकत करते हैं वो मतलब नरकत वस्त्र था, नरकत कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक ना। अब अभिनयों से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। बोला अभिनयों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचना की? जब अभिनयों के 19 दिन प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? तो लेखक ने 27 गद्यों की रचना किया था। अगला बोला ला मौदा मोजेले द अभिनय किसकी रचना है? ला मौदा मोजले का द अभिनय किसकी रचना है? बताइए किनकी रचना है? तो वो पिकासो के। किसकी? पिकासो की। अगला बोला लॉस शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता रहा है? लॉस शत्रुज कब से कब होता रहा है? तो 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कहाँ रहा है? बताइए। तो अविन्यो में। अच्छा, फ्रांस की आप राजधानी जानते हैं? बताइएगा, ठीक ना। अगला बोला कि कविता नहीं है, इनमें से कौन है जो कविता नहीं है? तो बताइए कौन कविता नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविन्यो है जो कविता नहीं है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोन नदी पर। किस नदी पर? रोन नदी पर है। अगला बोला अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था अशोक वाजपेयी जी का जन्म, ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला बोला विल नब क्या है? विल नब क्या चीज़ है? जो विल नब है ना, वो क्या चीज़ है? तो वो एक छोटा सा गांव है, ठीक ना, विल नब। अगला बार रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या चीज़ है? तो अविन्यो शहर रोन नदी किनारे बसे है, ठीक है। अगला बोला प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? मतलब कोई पार्टी जैसे होली उली हम लोग मनाते हैं ना, उसी दिया बोला क्या चीज़ होता है? तो क्या चीज़ हो जाएगा? तो रंग समारोह वही होता है, यानी होली ही होता है, ठीक ना, रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? जो लेखक थे ना अविन्यो, वो क्या चीज़ लेकर गए थे? तो क्या चीज़ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे, टेप्स। अगला देखिए, बोला पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या चीज़ है? जो पिकासो है ना, उनको विख्यात कृति का नाम क्या चीज़ है? तो मौदा मोजले द अविन्यो है। क्या चीज़? द मौदा मोजले द अविन्यो है, ठीक है। बोल रहा है लॉस शत्रुजा क्या चीज़ था? लॉस शत्रुज क्या चीज़ था? बताइए क्या चीज़ था? तो आपका ईसाई मठ था। क्या चीज़? ईसाई मठ था लॉस शत्रुज। अगला बोल रहा है विल नब और अविन्यो के बीच कौन नदी है? विल नब और अविन्यो के बीच में कौन सा नदी है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोन नदी है, ठीक ना। और अविन्यो भी तो रोन नदी किनारे है। बोला अविन्यो क्या चीज़ है? अविन्यो एक क्या चीज़ है? बोला गुरुद्वारा है, मस्जिद है,
मंदिर है, ईसाई मठ है, तो अवेन्यू क्या चाहिए, एक ईसाई मठ है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा है बहुवचन नामक पत्रिका संपादन निम्न में से किसने किया था। बहुवचन नामक किसने किया था, तो आपको अशोक वाजपेयी जी ने किए थे, ठीक ना। अगला देखिए, बोल रहा रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी कहाँ है बताइए, कहाँ हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में, ठीक ना। रोन नदी फ्रांस में है। अगला बोल रहा है कि निम्न में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी की निम्न में कौन सा रचना है, तो कौन सी रचना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कविता का जनपद अशोक वाजपेयी जी के है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी जी के, ठीक ना। अगला बोल रहा है अवेन्यू में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। अवेन्यू के साथ रहकर लगभग 30 कविताएं लिखी थी, क्या हो जाएगा बोलिए, तो आपका बोला आंद्रे बेत्रा, रेने सा और लॉ पॉल एलुआर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा। अगला बोल रहा कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या चीज़ था, तो अशोक वाजपेयी जी का माता पिता का नाम क्या चीज़, तो निर्मला देवी माता का नाम था और परमानंद वाजपेयी उनके पिताजी का, ठीक है, नाम है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा कि अवेन्यू शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो अवेन्यू शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी हैं। देखिएगा, नौबत खाने की इबादत से, बोला नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत कौन सी विद्या है, तो आपका कहानी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कचू जगह सॉरी निबंध है, ये नौबत खाने में क्या चाहिए, कहानी थोड़ी है, निबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, नौबत खाने में इबादत। अगला बोला बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। जो बिस्मिल्लाह खां है ना, वो यही नौबत खाने के लेखक यही हैं, बिस्मिल्लाह खां। तो कौन सा पर्व है, तो आपका बकरीद है, जो इन्हीं के पर्व से नाम जुड़ा हुआ है, मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है बकरीद, बिस्मिल्लाह खां से। अगला बोला नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, बोले ना, ठीक है। अगला बोला कविता नहीं है, इनमें से कौन है जो कविता नहीं है, कौन सा है, तो नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है, तो क्या चीज़ है, निबंध है, ठीक ना। नौबत खाने में इबादत क्या चीज़ है, निबंध है। अगला बोला इबादत का अर्थ क्या चीज़ है, देखिए चैप्टर की नाम है नौबत खाने में इबादत, तो उसी दिया बोला इबादत का अर्थ क्या चीज़ होता है, तो इबादत का अर्थ आपका उपासना होता है, उपासना, जैसे आप सुने हुए गांव घर में होंगे, तो उपासना क्या लगता है, उपासना लिया हुआ, ठीक है। अगला बोल रहा है सुशीर बौद्धों में शाह की उपाधि प्राप्त है, सुशीर बौद्धों में शाह उपाधि है, तो सहनाई को, ठीक है, सहनाई को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति देखिएगा, बोल रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या चीज़ प्रभावित है, तो हृदय की शिक्षा, मतलब हृदय को किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। बोला गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा, तो कब से कब तक रहा बताइए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कब से कब रहा, तो 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला महात्मा गांधी के अनुसार उदात व बढ़िया शिक्षा क्या चीज़ है, मतलब जो महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात व बढ़िया संस्कृति बढ़िया शिक्षा क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध है, जो उनके अनुसार बहुत अच्छा शिक्षा, ठीक ना। अगला बोला प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या चीज़ है, तो प्रगतिशील संबंध का साहित्य क्या चीज़ है, तो मार्क्स के विचारों से, कार्ल मार्क्स सुने होंगे, उसी के मार्क्स के विचारों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा बोरा गांधी जी के पिता का नाम क्या चीज़ था, तो हरचंद गांधी था, ठीक है। अगला बोरा शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना, तो वो आपका महात्मा गांधी जी का है, ठीक ना। बोरा दक्षिण भारत से महात्मा गांधी जी ने कब भारत आया था, 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक ना। अगला बोरा कि कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति हवा उनके घर के पास बहती रहे, उनकी घर के पास क्या चीज़ रहे, बहती रहे, तो नेहरू जी चाहते थे, ठीक ना। अगला बोरा कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो आपका ग्रीक भाषा के हैं, ठीक है, ग्रीक भाषा। अगला बोल रहा है ना, बोल रहा कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो किनके, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब अपना ध्यान रखिएगा और परीक्षा बढ़िया से देकर आइएगा, ठीक ना।